उरी हमले का पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। सेना ने कहा कि कार्रवाई का वक्त और जगह हम तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक की। बैठक के दौरान चर्चा हुई कि सरकार के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के जिन पोस्ट से घुसपैठ को बढ़ावा मिला है या सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ऑपरेशन चलाएगा। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी आक्रामक रवैया अपनाया जाएगा। पीएम के नेतृत्व में हुई हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान को आतंक प्रायोजक देश घोषित करने पर भी चर्चा हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को आतंक को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने की मांग करेगा। उरी में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति रंग लाई है। रूस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान के साथ पीओके में होने वाले सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने पाकिस्तान को Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने से भी इनकार कर दिया है। भारत की अपील को मानते हुए रूस ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के सैन्य अभ्यास को न करने की बात कही है। नवाज शरीफ समेत तमाम पाकिस्तानी रहनुमा अब जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर जवाब देने से बच रहे हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया ने जब नवाज शरीफ से उरी आतंकी हमले पर सवाल पूछा तो शरीफ ने सवाल पर चुप्पी साध ली और जवाब देने के बजाय हाथ से इशारा कर आगे बढ़ गए। वहीं पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते दिखे। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के सामने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात के दौरान शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इस मामले में दखल दे। नवाज शरीफ ने जॉन कैरी से कहा कि अमेरिका को कश्मीर विवाद सुलझाने में सहयोग करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के मुख्यालय पर हुए हमले में शहीद हुए जौनपुर के सिपाही राजेश सिंह का सोमवार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूरा भाकुरा गांव उमड़ पड़ा था। उरी हमले में शहीद हुए संदीप सोमनाथ ठोक का सोमवार को नासिक के खंडागली में अंतिम संस्कार किया गया। संदीप के घरवाले अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आतंकी हमले में बेटे की मौत की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया। जम्मू के सांबा के सारवा गांव में हवलदार रवि पॉल को पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। 10 डोगरा रेजिमेंट में तैनात रवि पॉल के बड़े भाई जोगिंदर पॉल ने कहा कि उनका बस चलता तो वो पाकिस्तान पर अटैक कर इस कायराना हमले का बदला लेते। उरी आतंकी हमले में शहीद जवान विश्वजीत घोरई और जी दलाई का शव कोलकाता एयरपोर्ट पर लाया गया। इनके शव को गंगा सागर और हावड़ा के जमुना बलिया भेजा जाएगा। शहीदों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ आज किया जाएगा। एयरपोर्ट पर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि आतंकियों ने सोमवार देर रात एक और पुलिस पोस्ट पर हमला बोल दिया है। आतंकियों ने इस बार हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने हंदवाड़ा के लंकेट स्थित पुलिस पोस्ट पर हमला किया है। आतंकियों की संख्या को लेकर अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। उरी आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा है। यूपी के फतेहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नवाज शरीफ का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की। कहा कि पाकिस्तान की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, उसे उसी के घर में घुसकर मारना होगा, तभी देश का सीना चौड़ा होगा। उधर बीकानेर में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतला फूंका गया। उरी आतंकी हमले के बाद एक शहीद के परिवार का दर्द छलका है। शहीद मेजर योगेश गुप्ता के परिजनों का कहना है कि इस सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के चलते ही ऐसे आतंकी हमले होते हैं। परिजनों का कहना है कि आतंकियों की गोलियों का जवाब देते हुए 4 आतंकियों को ढेर करने वाले शहीद मेजर योगेश गुप्ता 14 साल पहले शहीद हुए थे। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। नाबालिग से रेप के आरोप झेल रहे आसाराम बापू के समर्थकों का हंगामा एक बार फिर बरपा है। आसाराम के पैर छूने की होड़ के चलते विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान में अफरा तफरी की हालत हो गई। दरअसल मेडिकल जांच के लिए आसाराम को जोधपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा था। आसाराम के समर्थकों ने आधा एयरक्राफ्ट बुक कर लिया। आसाराम के विमान में बैठने के बाद फ्लाइट के उड़ान भरते ही समर्थकों में पैर छूने की होड़ मच गई। आसाराम के पैर छूने की होड़ में जेट एयरवेज विमान में अफरा तफरी की हालत हो गई।
इसके चलते विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान का संतुलन बिगड़ता देख पायलट ने फौरन लोगों से बैठने और सीट बेल्ट बांधने की अपील की। बिहार के मधुबनी जिले के बसैठ में 50 यात्रियों से भरी बस तालाब में डूब गई। 35 शवों को निकाला जा चुका है। बस बेनीपट्टी से सीतामढ़ी जा रही थी। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर बस हादसे पर शोक जताया। राहत और बचाव का काम जारी है। बस को गहरे तालाब से निकाल लिया गया है। यूपी के देवरिया के साकेत नगर में सूर्या एकेडमी के स्कूल बस से कुचलकर 12 साल के छात्र की मौत हो गई। छात्र साइकिल से जा रहा था, तभी बेलगाम बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दूसरे छात्र को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के विकासपुरी के वेदव्यास डीएवी स्कूल में 4 साल की मासूम से सफाई कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोनीपत पुलिस ने सतबीर नामक शख्स की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस का दावा है कि 60 लाख रुपए के कर्ज से परेशान शख्स ने अपनी हत्या की साजिश रची और इसके लिए बजाबता 2500 रुपए की सुपारी भी दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उसी के गांव का है। बीमा की रकम उसके परिवार को मिल सके, इसके लिए सतबीर ने रची थी साजिश। पंजाब के पटियाला में एक सब इंस्पेक्टर की लाश एक कार से मिली है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की मौत गोली लगने से हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। ग्वालियर के सर्राफा व्यापारी विजय जैन की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। शव के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिला है। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजहों का पता चल पाएगा। जयपुर में एक नौकर ने चांदी के बट्टी से जौहरी को मार डाला। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से वारदात का खुलासा हुआ। नौकर ने जौहरी की दुकान से 2.5 किलो सोना 1,85,000 रुपए नकद लेकर अपने रिश्तेदार के घर कोलकाता फरार हो गया। मामले में आरोपी नौकर शंभू के 5 रिश्तेदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लूट का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। नौकर शंभू की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। कानपुर टेस्ट के पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 22 सितंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला है। कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, रविंद्र जाडेजा और अश्विन ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी की भी प्रैक्टिस की। भारत न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए टीम इंडिया कानपुर पहुंच चुकी है। यह भारतीय टीम का 500वां टेस्ट मैच है। इस दौरान उनका खास स्वागत किया गया। मौके को यादगार बनाने के लिए बीसीसीआई की ओर से खास तैयारी की गई है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने सफर की शुरुआत 1932 से की थी और 22 सितंबर को वो 500 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। न्यूजीलैंड के भारत दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों का चुनाव हो चुका है और इस टीम में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्पिनर्स को जगह दी गई है। जिस 3 से तीखा वार करने की सोच रहा है न्यूजीलैंड, वो है मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी और मार्क क्रेग। ये तीनों ही अलग अलग तरह के गेंदबाज हैं। सेंटनर बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जबकि सोढ़ी लेग स्पिन करते हैं। वहीं मार्क क्रेग ऑफ स्पिनर है। न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ने आज तक से कहा कि भारत के खिलाफ टेस्ट उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यूरेटर शिव कुमार के मुताबिक ग्रीन पार्क का विकेट पहले 2 दिन तक बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगा। तीसरे दिन से विकेट में टर्न होगा। बारिश होने से विकेट कुछ नम हो जाएगा और आउटफील्ड काफी धीमी हो जाएगी। इससे बल्लेबाजों को बॉल तो अच्छी मिलेगी, लेकिन बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ग्रीन पार्क गंगा नदी के पास होने की वजह से लंच से पहले तक विकेट पर रहने वाली नमी बैटिंग के लिए फायदेमंद होगी। अगर बारिश नहीं होती तब ग्रीन पार्क का विकेट अपने इतिहास के मुताबिक तीसरे दिन बॉलिंग के पक्ष में जाएगा। तीसरे दिन से विकेट रैंक टर्नर हो जाएगा। फिर स्पिनर्स को पूरा फायदा मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 5 वनडे मुकाबले होंगे। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम से सीरीज का आगाज होगा,
जहां 22 से 26 सितंबर के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। आखिरी टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में 8 से 12 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। जबकि वनडे मुकाबले का आगाज 16 अक्टूबर से धर्मशाला में होगा। वहीं दूसरा वनडे 20 अक्टूबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। 23 अक्टूबर को मोहाली में, 26 अक्टूबर को रांची में और दौरे का आखिरी वनडे 29 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। रूस के संसदीय चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को भारी बहुमत 450 सीटों वाले डूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद रूस की संसद ड्यूमा चुनाव के करीब 90% मतों की गिनती हो चुकी है। इसमें पुतिन की पार्टी को करीब 54.3% मत हासिल हुए, जिससे 450 सदस्यों वाली संसद में उनकी कम से कम 338 सीटें पक्की हो गई हैं। पुतिन की पार्टी के पीछे दो अन्य राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। संसदीय चुनाव में दिखा पुतिन का दम। 2018 में चौथी बार राष्ट्रपति पद पर हो सकते हैं काबिज। चुनाव में मतदान 50% से कम रहने से यह भी संकेत मिला है कि रूसी लोगों का मौजूदा व्यवस्था से मोह भंग हो रहा है और इस चुनाव की वैधानिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मतदान के बाद पुतिन ने कहा, हम पूरे यकीन के साथ घोषणा कर सकते हैं कि पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली है, वह जीत गई है। हालात कठिन है, लेकिन लोगों ने एकीकृत रूस के लिए मतदान किया है।